Now today we are going to start our first class on business studies for class 12, and the first topic which we are going to start is recruitment, that is staff recruitment. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है रिक्रूटमेंट, तो मैंने लिखा है, देखो, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना। किसका सर्च करना है? फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, फॉर द प्रोस्पेक्टिव। देखो, प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब होता है जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज है नहीं, वो हो सकता है आपके एम्प्लॉय बन जाएं। तो कई बार क्या होता है, जब एक कंपनी में कुछ वैकेंसीज क्रिएट होती हैं या मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो कंपनीज क्या करता है, सर्च करता है ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, मतलब उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या रिक्वायर्ड ट्रेनिंग या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है, तो वो कंपनी ऐसे लोगों को खोजता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। शायद उनमें से कोई ऐसा हो जो कंपनी का एम्प्लॉय बन सके, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है प्रोस्पेक्टिव। एंड स्टिमुलेटिंग देम। देखो, स्टिमुलेटिंग वर्ड का मतलब समझो। जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे कि जब भी किसी कंपनी को एम्प्लॉयज का जरूरत होता है तो कंपनी क्या करता है, या तो पेपर में वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट दे देता है, या सोचो कोई भी कॉलेजेस के साथ कंपनी का टाई अप होता है। कई बार आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, कैंपसिंग इंटरव्यूज के बारे में देखा है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे वैसे जगह पे जाती है, वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस को मतलब अपने साथ लेकर आती है, जहां पे उन लोगों को कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ आती हैं, जहां पे उन लोगों को वो एम्प्लॉइज क्या हो सके, मिल सके। तो सर्च करना तो हो गया, अब क्या करना है, सर्च कर लिया। भाई मैं जानता हूं कि यहाँ पर इस कॉलेजेस में जो इंजीनियर्स बनने वाले हैं बड़े अच्छे हैं, मेरे रिक्वायरमेंट के हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं खोज लिया वो लोग हैं, लेकिन तो लोग मेरे पास अप्लाई नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना है, स्टिमुलेटिंग देम, मतलब उन लोगों को मुझे स्टिमुलेट करना है ताकि वो लोग क्या करें, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है ये हुआ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, अगर आप कोई पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो फीचर्स में मैं 5 पॉइंट आपको लिखा हूं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, आप समझो। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस और ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं कोई एक सिंगल एक्टिविटी है। देखो, एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी का मतलब हम गए काम किया बस आगे, ऐसा नहीं। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। देखो, पहले क्या होता है, पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि भाई एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर का जरूरत है, पहले ये एनालिसिस करो। किस किस तरह के मैन पावर्स का रिक्वायरमेंट है, कुछ क्लरिकल जॉब्स होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव जॉब्स होते हैं, कुछ वर्कर क्लास के होते हैं, तो पहले वो देखो। फिर सोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, भाई कहाँ कहाँ पर ये लोग मिलेंगे। फिर उन लोगों को स्टिमुलेट करो कि वो लोग मेरे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड अ प्रोसेस। तो इसमें काफी एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं रेदर देन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट में कई टाइप्स के होते हैं, मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, कैसे एक्सटर्नल होता है, वो बाद में मैं आऊंगा। ये था पॉइंट नंबर आपका 1। पॉइंट नंबर 2 में आओ। रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी। लिंकिंग मतलब लिंक क्रिएट हो रहा है, किसके बीच में लिंक क्रिएट हो रहा है, दो लोगों के बीच में बोलूंगा एक हिसाब से। एक वो इंसान जो जॉब देना चाहता है, मींस एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन, और एक वो इंसान जिसको जॉब की जरूरत है। तो देखो, यहां पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी एज इट ब्रिंग्स टूगेदर। तो एक साथ कौन कौन लोग आते हैं, एज इट ब्रिंग्स टूगेदर दोज विद द जॉब्स एंड दोज सीकिंग द जॉब्स। सीकिंग जॉब्स मतलब जिनको जॉब चाहिए, एंड दोज विद जॉब्स मींस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जिनको काम है, जिनके पास काम है। और सीकिंग जॉब्स का मतलब होता है, एम्प्लॉय मत लिखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव। अभी तक वो एम्प्लॉय बने नहीं है, हो सकता है वो एम्प्लॉय आपके बने, इसीलिए कहते हैं इसे प्रोस्पेक्टिव। नाउ द थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला है,
रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव फंक्शन। देखो पॉजिटिव वर्ड क्यों किया, देखो यहां पर हम एक ग्रुप बनाते हैं, सिलेक्शन तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो मैं बस लोगों को ढूंढ रहा हूं। तो अगर सपोज करो मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है, तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, वहां से मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज गया, वहां से कुछ किया, तो मेरे पास क्या बना, एक पूल बन गया, मीन्स अ ग्रुप। तो रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव फंक्शन एज इट सीक्स टू डेवलप अ पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन। देखो सबसे पहला बात क्या है कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने लोगों को पास गया, मैं लोगों को कहा, मैंने लोगों को स्टिमुलेट किया कि अप्लाई करें, तो मेरे पास पूल तो बन गया। पूल किस बात का बना कि एलिजिबल है, जो लोग सक्षम हैं, दे आर कॉम्पिटेंट टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग की मुझे जरूरत है, कि एक्सपीरियंस की जरूरत है, कि मुझे ये चीजें एक बंदे में मिलनी चाहिए, तो उनके पास वो है। अब रह गया मैटर सिलेक्शन का, कौन उसमें भी बेटर होगा। तो मेरे पास जो अभी पूल है वो तो एलिजिबल पर्सन का ही है। अब करना क्या है, उसमें से जो सबसे सुटेबल वन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो बात क्या है, देखो रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि सारे के सारे क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है। अब बस ए मैटर ऑफ टाइम है कि मैं उसमें से जो बेस्ट लगेगा, मुझे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, सेकंड प्रोसेस है, उसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन जरूरत क्या है, पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन बनाना, क्योंकि जितना बड़ा पूल होगा आपके लिए सिलेक्शन उतना बेहतर होगा। क्योंकि देखो अगर आपके पास चॉइसेस ना हो तो सिलेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इट इज अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ पूल ऑफ eligible person, means those who have the required qualification, required experiences and they are trained in their field of knowledge. नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट इज ए परवेसिव फंक्शन। देखो परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे तो परवेसिव वर्ड का मतलब होता है कि सारे लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो, हर एक जगह रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट इज ए परवेसिव फंक्शन एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब एज ए ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब, तो परवेसिव अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बात में बोले तो सारे लेवल्स आ जाते हैं, और अगर पूरे एनवायरमेंट के बारे में बोले तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला रिक्रूटमेंट इज ए परवेसिव फंक्शन एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन अ रिक्रूटिंग एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली है ना, हर एक जगह देखो मैन पावर रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो, खाली आपके दिमाग में फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी कंपनीज आती होंगी, यहाँ तक कि देखो एक स्कूल, यूनिवर्सिटीज में भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी जब पेपर में ऐड देता है या कोई भी कंसल्टेंसी एजेंसीज को हायर करता है कि मेरे को इस पोस्ट के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, उसमें मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उनके पास ये एक्सपीरियंस चाहिए, इस तरह के लोगों को चाहिए, तो ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन वेदर वो कोई भी फील्ड से हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल इंडस्ट्री हो, हर एक जगह रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन हाँ, रिक्रूटमेंट का जो नेचर होता है वो अलग होता है हर एक जगह, डिपेंड करता है ना कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का काम वहां पर होता है, ये डिपेंड करता है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट देखो क्या है, रिक्रूटमेंट इज अ टू वे प्रोसेस। देखो ये टू वे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, एक काम देने वाला और एक काम लेने वाला, दोज हु विद द जॉब्स एंड दोज हु सीकिंग द जॉब्स। तो इट टेक्स अ रिक्रूटर, मतलब जो काम देने वाला है, रिक्रूटिंग जो काम चाहिए जिसको, एज द रिक्रूटर हैज अ चॉइस, क्योंकि मालिक के पास अपना एक चॉइस है कि मेरा भाई ये वैकेंसी है, हमको ये क्वालिफिकेशन आप में चाहिए, हुम टू रिक्रूट और नॉट। तो आप ये चॉइस करते थे किसको मैं काम पे रखूंगा या नहीं रखूंगा, या मैं उस पूल में इसको रखूंगा या नहीं रखूंगा, ये आप पे चॉइस करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज भी डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करना है। तो ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, दोनों की अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, एक किसको लेना है या नहीं लेना है फॉर द इंटरव्यूज, और एक है कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, डिपेंडिंग अपॉन द हिम और हर डिसीजंस। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है
सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो सोर्स में दो होते हैं रिक्रूटमेंट, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो सोर्सेस कैसे करेंगे, सुनना बड़ा ध्यान से। इंटरनल और एक्सटर्नल का पर्पस क्या है? देखो इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है और एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या है। एक्सटर्नल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इंटरनल डिस्कस कर देता हूं आपको। देखो इंटरनल क्या है, मेरे यहाँ पे वैकेंसी तो क्रिएट हुआ है, ये तो कंफर्म्ड है। मेरे को वैकेंसी फिलअप करना है, ये भी कंफर्म्ड है। वैकेंसी फिलअप करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? मैं सोर्स को ढूंढूंगा कि भाई कहां से मुझे वो लोग मिलेंगे। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज क्या करती हैं, बाहर नहीं जाकर अपने ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में उनको ढूंढती है। कैसे? सपोज करो कि अपने हायर लेवल पे कोई पोस्ट खाली हो गया ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कोई इंसान का रिटायरमेंट हो गया या वो बीमार है, वो जॉब करना छोड़ दिया, जो भी हो, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। मैं क्या सोचा कि भाई उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए बाहर ना जाकर अगर अपने ही लोगों में से किसी को अगर मैं प्रमोट कर दूं, किसी को मैं प्रमोट कर दूं, तो इससे क्या होगा, उनके बीच में मैसेज ये जाएगा कि अगर मैं इस कंपनी में अच्छे से काम करता हूं तो यहां पे प्रमोशन मिलता है। तो पहला क्या हुआ, इंटरनल प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ही क्या? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लो लेवल जॉब टू अ हायर जॉब। मतलब जो इंसान कभी लो लेवल पे काम कर रहा था उसको मैं हायर लेवल पे ले आया। इससे क्या हुआ, उसका सैलरी बढ़ा, इंक्रीज इन पे, स्टेटस भी बढ़ा और उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी। तो जो पोजीशन ऊपर वैकेंट हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया अपने ही यहां पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ। दूसरा देखो क्या होता है, ट्रांसफर। कई बार आपने देखा है कि एक कंपनीज के 3-4 ब्रांचेस होती हैं। अब सोचो किसी एक ब्रांच पे मेरा कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ और मैं देख रहा हूं कि यहां पर मेरे पास लोग ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक बंदे को बोलूंगा भाई तुम यहां से काम छोड़कर तुम वहां पर ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा काम ट्रांसफर कर दिया। जब भी ट्रांसफर किसी भी एम्प्लॉय का होता है तो एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर में ना तो आपका पेमेंट बढ़ता है, ना स्टेटस बढ़ता है, ना जिम्मेदारी बढ़ती है। इसका मतलब सर क्या, एग्जैक्टली जिस लेवल पे आप यहां काम कर रहे थे एग्जैक्टली उसी लेवल पे आप काम करोगे। जो सैलरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां उठाते थे वहां करोगे। देखो यहां पे मैंने लिखा है ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय। ट्रांसफर का मतलब क्या है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफर करा विदाउट इंक्रीज इन द पे नहीं बढ़ रहा है, स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां नहीं बढ़ रही हैं, जो थी वो आज भी वही है। तीसरा सर क्या है, एक्स एम्प्लॉय। देखो एक्स वर्ड का ही मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय कभी थे आज नहीं है। तो कई बार जब ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि भाई मेरे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, बाहर से किसी को लूंगा, इससे अच्छा जो यहाँ पे काम कर चुके हैं और रिटायर हो गए हैं या अब काम नहीं करते हैं उन्हीं को रख लो। ऐसा कंपनी क्यों करता है, कंपनी के 2-3 तो फायदे होते हैं। देखो पहला क्या है, एक नए बंदे को लेकर आओगे उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब सर क्या होता है, उसको पूरे इस एटमॉस्फेयर से हमको वाकिफ कराना पड़ेगा, उसको एडप्ट करवाना पड़ेगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसमें काफी कंपनी का पैसा भी खर्चा होने वाला है और काफी वक्त भी जाहिर होगा। इन सबसे बचने के लिए कंपनी क्या करता है, अपने एक्स एम्प्लॉय को ही दोबारा ले आता है। इससे कंपनी को फायदा क्या है, पहला ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा, वो पहले से इस एटमॉस्फेयर में काम किया हुआ है तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। वो जानता है कौन उसका सुपीरियर है कौन उसका जूनियर है, कौन उसके कलीग्स हैं, कैसे काम किया जाता है, A to Z। तो कई बार इन सम केसेस पीपल हु वेयर अर्लियर इन द कंपनी, जो लोग पहले कंपनी में थे उन लोग को री एम्प्लॉय भी किया जाता है टू फिल अप द वैकेंसी। फोर्थ देखो क्या है, रिकमेंडेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो प्रेजेंटली मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, या सोचो कोई लोग यहाँ से काम छोड़कर जाने वाला है, वो लोग क्या करता है, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का नाम रिकमेंड कर देता है, जो उनको लगता है कि इस काम के लिए सुटेबल है, उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग क्या करते हैं, उसका नाम रिकमेंड करते हैं। कंपनीज क्या करता है, उन लोग को हायर कर लेता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये 4 पॉइंट हमारे थे रिगार्डिंग द
internal recruitment. Now, the next topic is the merit and demerit of internal recruitment. देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट करने से कंपनी का कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो पहले मैं मेरिट्स में आ जाता हूँ। मेरिट्स क्या क्या है? देखो, जो मैंने कुछ कहे थे आपको, प्रमोशन, प्रमोटिंग एम्प्लॉइज टू द हायर जॉब। अगर मैं एम्प्लॉइज को हायर जॉब पे प्रमोट कर दूं तो कोई भी लो लेवल वाला एम्प्लॉय क्या होगा, बहुत मोटिवेटेड फील करेगा, उसका मोरल बहुत हाई हो जाएगा, वो सोचेगा यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसीलिए कंपनी को मेरा काम पसंद आया है, इसीलिए मुझे प्रमोशन मिला है। वो लोग ना बहुत लॉयल हो जाएंगे, वो लोग कंपनी को अपना समझेंगे, अपना एफिशिएंसी, अपना जो मतलब क्या बोले तरीका जो है काम करने को वो इम्प्रूव करेंगे और हमेशा ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना हमेशा 100% कंपनी को दे। तो हम लोग हमेशा बेस्ट एफर्ट लगाएंगे फॉर द ग्रोथ एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रमोटिंग एम्प्लॉइज टू हायर जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, दिस इंड्यूसेस लॉयल्टी। तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, बड़ी लॉयल्टी आ जाएगी, भाई कंपनी ने मेरे लिए कुछ किया तो मुझे भी कंपनी के लिए कुछ करना है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म। बहुत लोग लेबर टर्नओवर का मतलब नहीं जानते होंगे। देखो, हमारे यहाँ पे कुछ लेबर्स काम करते हैं अलग अलग लेवल पे। लेबर यहाँ पे खाली लो लेवल मत समझना, मैं मैनेजरियल लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल्स को भी लेबर की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। लेबर टर्नओवर, देखो टर्नओवर वर्ड का मतलब होता है काम छोड़ के जाना। तो कोई भी इंसान तुम्हारे यहाँ से काम छोड़ के क्यों जाएगा, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला, भाई उसको लगेगा यहाँ पे उसका ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरीज नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा एक रीजन हो सकता है। या एब्सेंटीज्म बहुत है, वो तो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, छोड़ो तो कंपनी मेरे लिए नहीं सोचता तो मैं क्यों उतना सोचूं, क्या जरूरत है, वो क्या करेगा, बार बार एब्सेंट करेगा। लेकिन जहां एक बात ये आ जाएगी कि भाई आप अगर यहाँ अच्छे से काम करते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, तो लोग वहां पे क्या होंगे, बड़े कॉशियस हो जाएंगे। वो सोचेंगे नहीं मुझे बहुत अच्छे से काम करना है, मैं नौकरी छोड़ के क्यों जाऊंगा, मैं एब्सेंट क्यों करूंगा, ताकि मेरा भी कभी ना कभी प्रमोशन हो। तो इससे क्या होगा, लोग नौकरियां छोड़ के कम जाएंगे और एब्सेंट भी कम करेंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, जब भी हमारे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होंगी, मुझे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कहाँ मिलेंगे, तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स मुझे जाने पड़ते हैं, विजिट करने पड़ते हैं, कंसल्टेंसीज एजेंसीज को हायर करना पड़ता है फॉर द सोर्सेस। लेकिन अगर जब मैं वो लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से ले लूं तो क्या बड़ा चीप है, चीपर है, मतलब क्यों सर, सस्ता पड़ता है। देखो, मुझे किसी को हायर नहीं करना पड़ा, एडवर्टीजमेंट नहीं देना पड़ा, तो मेरा काफी पैसा बच गया। और अगर मैं ले भी लूं उन लोग को तो सोचो फिर उन लोग का इंटरव्यू, फिर उनका सिलेक्शन, उनको ट्रेनिंग, उनको टेस्ट, काफी खर्चा यहाँ पे कंपनी का क्या होता है, हो जाता है। तो अगर मैं अपने ही लोगों को प्रमोट कर दूं या अपने ही लोगों में से किसी को ऊपर ले आऊं तो ये मेरे जो सारे खर्चे थे रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, इंटरव्यूज वो बच जाते हैं। तो मेरा वक्त और पैसा दोनों क्या हो जाता है, बच जाता है। लास्ट पॉइंट ऑन द मेरिट्स, कैंडिडेट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग। जो मैंने कहा था पहले आपको, इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है कि जब एक नया एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो उसको नए सिचुएशन, नए एटमोस्फेयर में एडप्ट करवाने को कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। रिगार्डिंग उसका सीनियर कौन है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके कलीग्स कौन कौन है, कहाँ पे रिक्रिएशनल रूम है, कहाँ पे कैंटीन है, क्या हमारे ब्रेक्स हैं, क्या हमारी पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर है काम करने का, एवरीथिंग उसको मुझे समझाना पड़ता है। इस ट्रेनिंग को कहते हैं इंडक्शन। तो अगर हमारे ही बंदे को मैं ऊपर लाके ले आऊं तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी देना नहीं पड़ता है। तो ये सब फायदे होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, तो डिस्कस करते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है। पहला डिमेरिट क्या है, देखो, इंटरनल कैंडिडेट मे नॉट गिव अ न्यू आउटलुक एंड फ्रेश आइडिया। देखो, जब एक नया इंसान किसी कंपनी में आता है तो उसका सोच एक नया रहता है, नए आउटलुक के साथ आता है, फ्रेश आइडियाज लेकर आता है, जिससे हो सकता है बिजनेस ग्रो करे। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन आए, सोचने का तरीका बदले, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का ही पूरा तरीका और प्रोसीजर भी बदल जाए। कई बार इसके डिमेरिट्स एक और होते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम इंटरनल ही लोगों को ले लेते हैं तो जो फ्रेश आइडिया आने वाला था वो तो आ नहीं पाता है। तो
एक्सटर्नल कैंडिडेट्स बाहर ही रह गए, तो हम वही घिसे पीटे मेथड जो पहले फॉलो करते थे अपने काम के, आज भी हम लोग वही फॉलो करते जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, देखो जब किसी कंपनी में प्रमोशन का तरीका दो होता है। देखो एक होता है टाइम बाउंड और एक होता है मेरिट। टाइम बाउंड का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सोचो आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, अब आपके बाद जिसने कंपनी ज्वाइन किए थे उसको पता है कि आप जाओगे तो फिर मेरा प्रमोशन होगा। तो जब वो जानता ही है मेरा प्रमोशन होगा तो बड़ा आलस करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा, काम ठीक से नहीं करेगा। वो जानता है ये टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, यहाँ पे आपकी क्वालिटीज, यहाँ पे आपके काम का तरीका, आपके मेरिट को कोई नहीं देखता, बस देखता है आपका सीनियोरिटी। जहां पे मेरिट होता है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने सक्सेस को दिखाते हैं, रिकग्निशन मांगते हैं। इस तरह के लोगों को प्रमोशन देने से फायदा होता है। लेकिन कंपनी जहां पे टाइम बाउंड हो जाता है तो वहां पे कई बार ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल जाता है जो वो पोजीशन डिजर्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, लथार्जिक भी मैंने कह दिया, टाइम बाउंड वाला। अनसुटेबल कैंडिडेट, इसका मतलब कह रहे हो कई बार जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना भाई सुटेबल नहीं है फिर भी मैंने उसको पोजीशन दे दिया। क्यों दे दिया? अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है भाई उसका ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छा पटरी खाता है, वो कुछ ऐसा काम कर दिया भाई जिससे उनको लगा ना ये बहुत सुटेबल है, हालांकि उस काम के लिए लायक है नहीं, फिर भी उसको तरजीह दिया जाता है और उसको हायर पोजीशन दिया जाता है विदाउट ये जाने कि वो उस लायक है या नहीं है। लास्ट पॉइंट देखो क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन इन इटसेल्फ। क्यों सर कंप्लीट नहीं है? सोचो, अगर मेरे ऊपर वाले पोजीशन पे एक वैकेंसी क्रिएट होता है और मुझे वहां पे प्रमोट कर दिया जाता है तो मेरा पोजीशन तो फिर खाली हो गया। तो ऐसे करते करते का सबका प्रमोशन कर भी दो तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा है जहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो चुका है और वो पोजीशन क्या है, वैकेंट है। तो आपको उस पोजीशन को फिलअप करने के लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल माने बाहर के लोगों को लाना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस चैप्टर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो हमने लास्ट टॉपिक में सीखा इंटरनल का मतलब सर जब कोई वैकेंसी क्रिएट होता है तो उसको फिलअप करने के लिए जब हम हमारे ही लोगों को जो इंटरनली काम अभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उनको प्रमोट कर देता हूं या अदर ब्रांचेस में ट्रांसफर कर देता हूं, वो था इंटरनल का पार्ट। एक्सटर्नल वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा है जब बाहर से मैं लोगों को लेकर आऊंगा इन द सेंस मतलब उनको मैं अप्रोच करूंगा टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब ये मैं अप्रोच करूंगा कैसे? मेरे पास क्या क्या ऐसा मीडियम है जिससे मैं लोगों को ये बता सकूं कि यहाँ पे वैकेंसी है और आप लोग यहाँ पर अप्लाई करो। तो वन ऑफ द मीडियम इज एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मीडियम है जिससे हर एक इंसान, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ता हो, चाहे वो टीवी में ऐड देखता हो या वो रेडियो सुनता हो, और अभी तो मेल वगैरह इंटरनेट के थ्रू भी हम जान पाते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैकेंसीज हैं। काफ़ी सारी जॉब साइट्स खुली हुई हैं, जैसे monster.com है वगैरह वगैरह और indeed.com है, जहाँ पे आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में किस सिटी में क्या वैकेंसी खाली है। तो कहने का मतलब है एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिक्रूटिंग स्टाफ। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब वैकेंसी अगर होता है, इट मे इशू एडवर्टीजमेंट। कंपनी क्या करेगा कि एडवर्टीजमेंट देगा, साथ ही साथ उसमें डिटेल्स रहेगा कि भाई आपको किस काम के लिए रखा जाएगा और उस काम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऐसा एक एडवर्टीजमेंट कंपनी तैयार करेगा और उसको आपके सामने रखेगा बाय डिफरेंट मीडियम्स। अब एडवर्टाइजिंग इज ए कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे सस्ता और सबसे कन्वीनियंट तरीका है जॉब सीकर्स को ये बताना कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब वैकेंसी है एंड यू मे अप्लाई फॉर द रिक्वायर्ड पोस्ट। तो ये था एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आता है कैंपस इंटरव्यू। देखो आज के टाइम में जो जॉब्स हैं बिजनेस हाउसेस में वो काफी टेक्निकल हो गए हैं, हाईली टेक्निकल जिसको कहेंगे, जिसके लिए एक रिक्वायर्ड स्किल, एक नॉलेज का जरूरत पड़ता है। यानी अल्टीमेटली वी नीड सम एडुकेटेड पर्सन टू फिल अप द जॉब वैकेंसीज। अब ये लोग कहाँ मिलेंगे? ये लोग आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशंस में,
जैसे IITs में जाइए, IIMs में जाइए, CS के यहाँ जाइए, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग योर जॉब। Therefore, business houses approaching education institutions for recruiting staff। तो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े कंपनी के जो आप क्या बोलेंगे HRM होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो संभालते हैं, वो लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्या करते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पर जो बेस्ट होता है उसको अप्लाई करने के लिए कहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता कर आते हैं और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को बोलते हैं दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये आता है आपका कैंपसिंग इंटरव्यू के अंदर। तीसरा देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। कई बार आपने सुना होगा, पहले के जमाने में, अभी भी चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस खोल रखा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस का पीछे रीजन क्या होता है कि जो लोग के पास नौकरियां नहीं हैं वो लोग इस एक्सचेंज में जा सकते हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने क्वालिफिकेशंस वहां पर लिखवा सकते हैं। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब वैकेंसी क्रिएट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इस एक्सचेंज को नोटिफाई करेगा कि मेरे यहां पर ये पोस्ट खाली है, इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड लोग चाहिए, इतने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अब एक्सचेंज को लगेगा कि इस क्वालिफिकेशन के जितने भी लोग यहां पर हैं उनके पास अल्टीमेटम जाएगा कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना है, इस दिन आपका इंटरव्यू है और आप वहां पर जा सकते हो। तो ये तीसरा मेथड था जो था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स और आपको समझा रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इज प्लेसमेंट एजेंसीज। देखो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन हायर कर लेता है। क्यों हायर करता है सर? जो मेरे यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना वो लोग संभालेंगे, मेरे को उसमें माथा नहीं लगाना है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, इस तरह की कंसल्टेंसी एजेंसीज को हायर कर लेता है और उनको बोलता है कि ये सारे काम आप लोग करो। जैसे देखो, द एम्प्लॉयर कैन हायर सच एजेंसी टू डू द कंप्लीट जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट, ताकि पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो लोग संभाले। द एजेंसी विल एडवर्टाइज द जॉब, ये लोग एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। रिसीव एंड स्क्रीन द एप्लीकेशंस, और जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके एप्लीकेशन को रिसीव भी ये लोग करेंगे। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब होता है कि क्या वो लोग सुटेबल है या नहीं है, उनका क्वालिफिकेशंस वगैरह में ये लोग चेकअप करेंगे और जिनको लगेगा सुटेबल है तो उनको बुलाया जाएगा और जो नहीं है उनको हटा दिया जाएगा। एंड सिलेक्ट द सुटेबल पर्सन, और सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और द एम्प्लॉयर सेव हिज टाइम एंड एफर्ट। तो एम्प्लॉयर का टाइम क्या हो गया, सेव हो गया, और उसका मेहनत भी क्या हो गया, बच गया, और एजेंसी से उसको ये बेनिफिट क्या हो जाता है, मिल जाता है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगता है इसमें काफी मेहनत है, काफी मेरा टाइम बर्बाद होगा, तो कई बार लोग एजेंसीज को हायर कर लेते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज कैजुअल कॉलर्स। देखना कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं बिना बुलाए, ऐसा कुछ नहीं, वो बुलाया गया है कि आप आओ, वो लोग आ जाते हैं, अपना सीवीज वगैरह क्या करते हैं जमा कर चले जाते हैं और कह देते हैं भैया जब भी कभी वैकेंसी हो तो हमको कॉन्टेक्ट कर लेना। तो इस तरह के काफी लोग ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और अपना रिसेप्शन में आते हैं, अपना सीवीज वगैरह जमा करके चले जाते हैं। सडनली क्या होता है, जब कभी भी किसी उस कंपनी में वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तो वो लोग एडवर्टीजमेंट देने से पहले ये अनसॉलिसिटेड जो लोग होते हैं इनका जो एप्लीकेशंस होता है उनको निकालते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कौन ऐसा बंदा है जो इस पोजीशन को फिलअप कर सकता है। तो उसको ये लोग क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब लोग क्या है, एक तरह से फायदेमंद भी होते हैं, कंपनी का टाइम बचता है, मेहनत बचता है, एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता है और लोग आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनके साथ प्रॉब्लम भी होता है कि ये लोग काफी डिस्टर्बिंग होते हैं, बार बार लोग आते जाते हैं, काम में हैम्पर भी कभी करते हैं। और वेटिंग लिस्ट, तो इस तरह के विजिटर्स का हम एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर लेते हैं और स्क्रीन करते हैं कि कौन कौन सुटेबल कैंडिडेट है और उनको क्या करते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए कॉल्ड अप कर लेते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा कैजुअल कॉलर्स, और ये जो टॉपिक था रिगार्डिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो लास्ट
एक और टॉपिक इसके बाद हमको करना है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइड चॉइस। देखो ये बात तो सबको पता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेरिट क्या हो सकता है। सर सबसे बड़ा मेरिट ये होता है कि आपके पास हजारों लोग हैं, हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो लोग आपके पास अप्लाई करेंगे, और उसमें से आपको किसी को चुनना है। तो आपके पास क्या है, वाइड चॉइस है, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्या बोले कैंडिडेट्स नहीं। जैसे इंटरनल में क्या होता है कि भाई मेरे पास 4-5 है, उसमें से किसी को प्रमोशन करना है, तो ये चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपके पास हजारों लोग हैं जो आपके पास अप्लाई किए हैं, और उसमें से जो बेस्ट लगे आप उसको चुनिए। सेकेंड एडवांटेज देखो क्या है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स पीपल विद न्यू आइडियाज। ऑब्वियसली ना, जो नए लोग आएंगे तो नई सोच लेकर आएंगे, नया टैलेंट आएगा, नया स्किल आएगा, और जो सर्कमस्टांसेस आजकल बन रहे हैं, जो चैलेंजेस आते हैं जॉब परफॉर्म करते वक्त, उसको ये आसानी से कोप अप कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, नए आइडियाज के साथ आए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं आता है चैलेंजेस को फेस करने में। तीसरा है देखो, challenges the internal candidate as they have to compete for promotion। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, जब कोई एक नया बंदा ऑफिस में आता है और पुराने लोग जो पहले से काम करते हैं उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, और ये हेल्दी कंपटीशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि दोनों अपना 100% एफर्ट लगाते हैं फॉर द प्रमोशन। तो ये 3 मेरिट्स थी रिगार्डिंग द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। और मैं थोड़ी सी डिमेरिट्स पे आ जाता हूँ। देखो पहला डिमेरिट क्या है, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पहले एडवर्टीजमेंट देना है, तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे जाकर लोगों को बताना है कि आपके यहाँ पे वैकेंसीज है, फिर हजारों लोग क्या करेंगे आपके पास अप्लाई करेंगे, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, काफी खर्चीला है, क्योंकि उनके लिए टेस्ट इंटरव्यूज हमको कंडक्ट कराने पड़ते हैं ताकि हम ये जजमेंट दे सके भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो काफी खर्चीला ये प्रोसेस हो जाता है। दूसरा आता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में गेट फ्रस्ट्रेटेड। देखो कई बार जो लोग पहले से यहाँ काम कर रहे हैं उनको नए बंदे आने से फ्रस्ट्रेशन आता है। कब आता है, देखो जब ऐसा लगता है किसी एक इंसान को जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रमोशन अगर हो रहा है तो मैं इसके लिए बहुत लायक हूँ या मैंने बहुत मेहनत की है। सडनली आप देखते हैं कि बाहर से किसी कैंडिडेट को चुन के लाया और आपके सर पे बिठा दिया, तो वो बंदा क्या करता है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील करता है कि भाई हायर पोजीशन जो था वो एक्सटर्नल से क्यों भरा गया, तो वो बड़ा डिमोटिवेटेड हो जाएगा, काम ठीक से करना पसंद नहीं करता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा देखो ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है नए लोगों के लिए, ताकि वो लोग आसानी से नए ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एडप्ट करा सके, क्योंकि उनको भी ये फील होना चाहिए कि वो लोग कहीं बाहर से नहीं आए, उनको ऐसा लगे कि भाई ये लोग यहीं पर काम कर रहे थे, तो सबके साथ अच्छा रिलेशन वगैरह मेंटेन करना। तो ओरिएंटेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, अपने सीनियर से मुलाकात करना, जूनियर से, फेलो मेंबर से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ताकि आपको लगे कि आप बड़े कंफर्टेबल हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, नहीं तो क्या ना लोग ठीक से काम कर नहीं पाएंगे, हिचकिचाएंगे कि भाई काम करूँ ठीक से, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो ये टॉपिक आपका फिनिश्ड हो गया रिगार्डिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ई रिक्रूटमेंट। देखो यहाँ पे ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जानता है, आप ई कॉमर्स वगैरह सब पढ़े हो। ई रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिक्रूटमेंट करना। It is the process of creating database of candidates and encouraging them to offer for selection। तो कहने का मतलब है जो चीज़ पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, रेडियो वगैरह पे देते थे, अब वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ताकि लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकें। इसीलिए कंपनी करता क्या है, कंपनीज अपना वेबसाइट्स बनाता है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स देखोगे आज बन गए हैं, वहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह फिलअप करना पड़ता है। और देखना है जनरली आप देखोगे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स में आपके नाम, एड्रेस, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका लोकेशन, आपका एक्सपीरियंस, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, एवरी डिटेल्स वो लोग ले लेता है, तो आपका एक डेटाबेस बन जाता है। अब ये डेटाबेस उनके काम क्यों आता है कि सोचो अब उस आपके हिसाब से जिस कंपनी में वैकेंसी क्रिएट होगा तो उसका एक मैसेज आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे जॉब खाली है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड यू मे अप्लाई फॉर द जॉब। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ई रिक्रूटमेंट। अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, यहाँ पे कोई ज्यादा एडवर्टीजमेंट का झमेला रहा ही नहीं, आप खाली अपना इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह फीडअप कर देते हो और आपके पास
इंफॉर्मेशन आ जाती है रिगार्डिंग द वैकेंसीज। थर्ड है, इसमें बहुत कम वक्त लगता है। आपको जैसे ही यहाँ पर आता है कि भाई यहाँ पे एक जॉब खाली है, यू जस्ट हैव टू अपलोड योर CV एंड अप्लाई फॉर द जॉब। तो बहुत कम वक्त में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत एफिशिएंट तरीका होता है किसी के बारे में जानने का, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स आप फीडअप कर देते हैं तो सिलेक्शन करने के लिए उनके पास काफ़ी अच्छा एक तरीका मिल जाता है। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं ई रिक्रूटमेंट के। अब 3 लिमिटेशंस भी मैं पढ़ा देता हूं। देखो, पहला लिमिटेशन ये है कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब देने वाले हैं और जॉब सीकर जिनको जॉब चाहिए, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटरनेट आप कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। कोई भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को काफी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इस तरह के वेबसाइट्स को डिजाइन करने पे और जॉब पोर्टल्स को मेंटेन करने में। काफी इंस्टीट्यूट्स आप देखोगे बड़े बड़े, उन्होंने खुद का एक जॉब पोर्टल बना के रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट जब यहाँ से पास करते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीडअप करे और जैसे वैकेंसी क्रिएट होगा आपको वहां से बुलाए। तो इसके लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स एंड जॉब पोर्टल्स। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ ह्यूमन टच। ऑब्वियसली मशीन्स तो मशीन्स हैं और वहाँ पे कोई रेफरेंसेस वगैरह जो है काम करेंगे, लेकिन जो एक होता है ना भाई एक ह्यूमन टच, भाई चलो मैं तुमको नौकरी दिलवा देता हूँ या तुम मेरे अप्लाई कर दो, यहाँ पे मेरी जान पहचान है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेंगी। जस्ट आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड द वैकेंसीज। तो ये थे बेनिफिट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ ई रिक्रूटमेंट। नाउ the last topic of this chapter is 2 definitions. One is the internet and the other one is intranet. इंटरनेट आप पहले भी जानते थे, कुछ नई बात आपको नहीं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, जो आप पहले भी जानते थे, वो इंटरनेट को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दे एडवर्टाइज जॉब वैकेंसीज ऑन देयर वेबसाइट्स। वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उस वेबसाइट पर अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशंस को एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि जो भी जॉब सीकर्स होंगे जब वो कंपनी का वेबसाइट को रीड करेंगे, पढ़ेंगे रिगार्डिंग द वैकेंसी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली अपना बायोडाटा या CV जिसको हम लोग कहते हैं वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रानेट। तो इंट्रानेट भी कुछ वैसा ही है, ई रिक्रूटमेंट ही होना है यहाँ पर। बस यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं, इधर या तो कंपनी के वेबसाइट पे जाके मेल कर दो या बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल्स हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको बताए अभी आज के टाइम पे, naukri.com है, इंडीड है, तो ये सब पोर्टल्स में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात को बड़ा ध्यान से देखना है, इन दोनों ऑप्शंस को देखो। जब यहाँ पे आप जाते हो डायरेक्टली आप अप्लाई कर दिए और यहां जब जाते हो तो आप अपना इंफॉर्मेशन तो वहां पे डाल दिए। अब उनको लगेगा कि आपका जो नॉलेज है वो सुटेबल है तो वो फॉरवर्ड करेगा और यहाँ पे एक रिज्यूमे स्कैनर अपलोड रहता है। तो जो लोग अनसुटेबल कैंडिडेट होंगे, जो इस लायक नहीं है कि इस जॉब को फिलअप कर सके, उनका CV या उनका जो भी बायोडाटा होगा वो क्या हो जाएगा, वीड आउट हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वही लोग वहां पे रह पाएंगे जिनके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो ये था हम लोग का चैप्टर 1 रिगार्डिंग द स्टाफ रिक्रूटमेंट।